हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अमनदीप क्लासेस। कल की क्लास में बच्चों मैंने आपको बताया था कि मीनिंग क्या होता है और ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं अकाउंटिंग्स के मीनिंग के बारे में बताया था। आज हम करेंगे ऑब्जेक्टिव्स के बारे में कि ऑब्जेक्टिव्स क्या है। कल मैंने आपको मीनिंग बताया था, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताई थी अकाउंटिंग की क्या होती है। तो आज हम डिटेल में जानेंगे कि ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं अकाउंटिंग के। तो देखो, ऑब्जेक्टिव की हम अकाउंटिंग करते हैं, इसका कुछ ना कुछ तो ऑब्जेक्ट होता है, उद्देश्य होता है कि क्यों की जाती है अकाउंटिंग। तो सबसे पहले आता है टू कीप सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन, कि जितने भी बिजनेस में ट्रांजेक्शन्स होती है उनका कंप्लीट रिकॉर्ड रखना, बिल्कुल अच्छे से हर एक ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना, ताकि कई ओमिशन या फिर फ्रॉड की जो पॉसिबिलिटी होती है वो ख़त्म हो जाए। यानी कि कुछ गलतियाँ या कुछ फ्रॉड होने के जो चांसेस होते हैं वो ख़त्म हो जाए। क्योंकि जब हम हर एक ट्रांजेक्शन्स का, जो बिजनेस के अंदर ट्रांजेक्शन्स होती हैं, हर एक ट्रांजेक्शन्स का अच्छे से सिस्टमेटिक तरीके से रिकॉर्ड रखेंगे, कंप्लीट रिकॉर्ड रखेंगे, तो कोई भी फ्रॉड या फिर कोई भी ओमिशन होने के चांस नहीं बचते। इस पर्पज़ के लिए क्या किया जाता है, जितनी भी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स होती हैं उनको सबसे पहले जर्नल्स में या फिर सब्सिडरी बुक्स में रिकॉर्ड किया जाता है, फिर उसको बाद में लेजर्स के अंदर पोस्ट कर दिया जाता है। यानी कि हर एक ट्रांजेक्शन जितनी बिजनेस के अंदर होती है, हर एक ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करेंगे, फिर उसके बाद उसकी जर्नल के बाद उसकी लेजर के अंदर पोस्टिंग कर देंगे। तो कोई भी ट्रांजेक्शन्स ऐसी नहीं बचती बिजनेस के अंदर जो छूट जाए, क्योंकि हर एक ट्रांजेक्शन्स को, एक एक ट्रांजेक्शन्स को सिस्टमेटिक तरीके से रिकॉर्ड किया जाता है। ये हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्ट है अकाउंटिंग का। सेकंड आता है टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस। अब जो ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड की जाती हैं तो उन ट्रांजेक्शन्स के बेस पे हमें पता चलता है कि हमारे बिजनेस की पोजीशन है क्या, कि क्या हमने इस साल प्रॉफिट अर्न किया है या फिर लॉस सफ़र किया है। सेकंड जो मेन ऑब्जेक्ट होता है अकाउंटिंग का, वो जानना होता है नेट प्रॉफिट कितना हमने अर्न किया है एक साल के दौरान, कितना लॉस सफ़र किया गया है। बिजनेस ट्रांजेक्शन से अपने को पता चलता है, अगर हम बिजनेस ट्रांजेक्शन को अच्छे तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से रिकॉर्ड करेंगे। अब हमें प्रॉफिट एंड लॉस का कहाँ से पता चलता है बच्चों, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से पता चलता है। जब हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं तो वहीं से हमें पता चलता है कि हमारे पास प्रॉफिट है या लॉस है। अब देखो बच्चों, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस से कैसे पता चलेगा। अपन जानते हैं बच्चों कि जो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस बनाया जाता है, जो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है, तो सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनता है ऊपर। जैसे यहाँ पे अपनी सेल आ जाती है, यहाँ पे परचेज़ आ जाती है, टू परचेज़ आ जाती है, टू में सेल आ जाती है, और जितने भी हमारे फैक्ट्री से रिलेटेड एक्सपेंस आ जाते हैं वो सारे आ जाते हैं। जैसे सेल रिटर्न माइनस करते हैं इसमें से, अगर परचेज़ रिटर्न है तो परचेज़ रिटर्न माइनस कर देते हैं। तो लास्ट में हमें अगर इस साइड बैलेंस बचता है तो वो आता है ग्रोस लॉस का, अगर इस साइड हमारा बैलेंस बचता है तो वो होता है ग्रोस प्रॉफिट का, जो लास्ट में बचता है। फिर अब हमने ट्रेडिंग अकाउंट से क्या पता चला कि ग्रोस प्रॉफिट कितना हुआ है। फिर इसी के नेक्स्ट हमारा बनता है P&L अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो यहाँ से ग्रोस प्रॉफिट के बैलेंस आते हैं वही हम नेक्स्ट रेफर करते हैं। यहाँ पे जितने भी एक्सपेंसेस आते हैं ऑफिस के वो सारे रिकॉर्ड किए जाते हैं बच्चों। तो जितने भी हमारे एक्सपेंसेस आते हैं वो सारे डेबिट हो जाएंगे, जितने भी हमारे एक्सपेंस आएंगे, एक्सपेंस जितने भी ऑफिस से रिलेटेड होते हैं वो सारे रिकॉर्ड कर दिए जाएंगे। और यहाँ पे जो भी ग्रोस प्रॉफिट का बैलेंस है वो आएगा, और जितनी भी इनकम्स होती हैं, हमारी इनकम की टर्म्स में जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होती हैं बच्चों, वो सारी यहाँ पे आती हैं। तो लास्ट में हमें यहाँ से बैलेंस पता चलता है टू नेट प्रॉफिट का। अगर बैलेंस यहाँ पे आए तो नेट लॉस आ जाएगा। तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने से हमें पता चल जाता है कि हमारी जो कंपनी है वो किस पोजीशन में है, क्या इस साल प्रॉफिट अर्न किया है या फिर लॉस सफ़र किया है। एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ बच्चों कि जो ट्रेडिंग अकाउंट होता है इसमें जो हम एक्सपेंस दिखाते हैं वो एक्सपेंस आते हैं सारे फैक्ट्री के। जितने भी फैक्ट्री से रिलेटेड खर्चे होते हैं उसको हम ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर पोस्ट करते हैं, और जितने भी ऑफिस से रिलेटेड खर्चे होते हैं बच्चों वो सारे कहाँ जाते हैं, P&L अकाउंट में। यानी ट्रेडिंग अकाउंट में जो खर्चे आते हैं वो फैक्ट्री से रिलेटेड आते हैं, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में खर्चे आते हैं वो ऑफिस से रिलेटेड खर्चे आते हैं। तो नेक्स्ट ऑब्जेक्ट में क्या बोला अपने को कि अपने को पता चल जाता है कि प्रॉफिट है या फिर लॉस है, कि कितना फर्म ने एक अकाउंटिंग ईयर के दौरान प्रॉफिट अर्न किया है या फिर कितना लॉस सफ़र किया है। तो कहाँ से पता चल जाता है अपने को, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ता है इसके लिए, क्योंकि इसमें हम क्या दिखाते हैं बच्चों, जैसे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सारी ट्रांजेक्शन्स आ जाती हैं।
जैसे परचेज़ के रिगार्डिंग, सेल के रिगार्डिंग, एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यू जो भी इनकम्स होती हैं, और द बिजनेस आर रिकॉर्डेड, कहाँ रिकॉर्ड की जाती है? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। तो देखो जब ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर हमारी रिवेन्यू भी पता चल जाती है हमें कितनी है, और एक्सपेंस पता चल जाते हैं, तो दोनों के डिफरेंस से हमें क्या पता चल जाती है बच्चों? इनकम पता चल जाती है। इफ़ द अमाउंट ऑफ रिवेन्यू एक्सीड द एक्सपेंडिचर, देखो जब हमारी रिवेन्यू ज़्यादा आ जाती है एक्सपेंडिचर से, तो उसको क्या बोलते हैं? हम प्रॉफिट बोलते हैं। प्रॉफिट किसे बोलते हैं बच्चों? जब हमारी रिवेन्यू ज़्यादा है, रिवेन्यू का मतलब क्या है कि हमने कमा तो ज़्यादा लिया, कि हमारी जो रिवेन्यू है वो क्या होगी? ज़्यादा आ गई एक्सपेंस से, मतलब खर्चे कम हुए हैं, कमाया ज़्यादा है। तो इससे क्या पता चलता है कि अपन ने क्या अर्न किया? प्रॉफिट अर्न किया, कि हम प्रॉफिट में जा रहे हैं। तो ऐसे ही कहते हैं कि इन केस द एक्सपेंडिचर एक्सीड द रिवेन्यू, अगर इसके अपोजिट हो, अब यहाँ तो हमारी बच्चों रिवेन्यू ज़्यादा थी, अगर इसके अगेंस्ट केस आ जाए, मान लो कि रिवेन्यू कम हो गया और एक्सपेंस क्या हो गया? ज़्यादा। अब हमने कमाया कम है, खर्चे हो गए ज़्यादा, तो क्या है? लॉस आया हमारा, तो लॉस सफ़र कर रहे हैं हम। तो इस तरीके से अपने को पता चल जाता है ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने से बच्चों कि हम प्रॉफिट कमा रहे हैं या फिर लॉस सफ़र कर रहे हैं। इन केस द एक्सपेंडिचर एक्सीड रिवेन्यू, अगर एक्सपेंडिचर ज़्यादा आगे रिवेन्यू से, तो हम लॉस में हैं। इन एडिशन ए बिजनेसमैन इज़ एबल टू गेट द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन बाय प्रिपेयरिंग ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर एक बिजनेसमैन ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाता है तो उसको क्या क्या पता चल जाता है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस से? हाउ मच गुड्स हैव बीन परचेज ड्यूरिंग ए पार्टिकुलर पीरियड, कि एक पार्टिकुलर पीरियड के दौरान कितनी गुड्स को परचेज किया गया है। हाउ मच गुड्स हैव बीन सोल्ड, कितनी को सेल किया गया है। हाउ मच गुड हैव रिमेन अनसोल्ड, और कितनी अभी अनसोल्ड है, यानी कि स्टॉक है, अभी बिका नहीं है हमारी गुड्स। क्योंकि जितनी हम गुड्स टोटल लेके आते हैं, ज़रूरी नहीं होता बच्चों की सारी सेल हो जाए, कुछ ना कुछ अनसोल्ड रह जाता है स्टॉक में जो आता है। हाउ मच अमाउंट हैज़ बीन स्पेंड ऑन वेरियस हेड ऑफ एक्सपेंडिचर, कि हमने कितना खर्चा कर दिया अलग अलग हेड के ऊपर, कितना हमारा खर्चा आ चुका है। एंड हाउ मच अमाउंट हैज़ बीन अर्न, और हमने कितना पैसा कमा लिए वेरियस हेड ऑफ रिवेन्यू के ऊपर, कितना हमने एक्सपेंडिचर्स कर दिया और कितना रिवेन्यू कर दिया, तो हमें पता चल जाएगा अगर हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे बच्चों। By attaining these information, a businessman can कीप इफेक्टिव कंट्रोल ऑन एक्सपेंडिचर। अगर एक बिजनेसमैन को पता चल जाता है बच्चों कि उसके खर्चे कितने हो रहे हैं, तो जो बेफालतू के खर्चे कई बार हो जाते हैं, तो उन खर्चों के ऊपर अच्छे तरीके से इफेक्टिव तरीके से कंट्रोल कर पाएगा एक बिजनेसमैन है। जो ज़रूरत के खर्चे वो तो होने ही होने होते हैं बच्चों, लेकिन जो बेफालतू के खर्चे होते हैं जिस कारण हमारी रिवेन्यू कम हो जाती है, तो उन खर्चों को कंट्रोल कर सकता है बिजनेसमैन। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट आता है टू नो द एग्जैक्ट रीज़न लीडिंग टू नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। अब देखो हमें ना एग्जैक्ट कारण पता चल जाएगा कि इस साल हम प्रॉफिट में थे, तो प्रॉफिट में रहने का कारण क्या था? क्या हमारे खर्चे कम थे, या हमारी रिवेन्यू ज़्यादा थी, या हमने किस किस हेड पे कितना एक्सपेंस किया था, या किस किस प्रोडक्ट को सेल करके कितना रिवेन्यू आया है। तो हमें वो रीज़न पता चल जाता है अगर हम एक एक ट्रांजेक्शन को, हर एक ट्रांजेक्शन को सिस्टमेटिक तरीके से रिकॉर्ड करते हैं। नेट लॉस अगर आता है, सफ़र किया गया कंपनी द्वारा नेट लॉस, तो उसको पता चल जाएगा कि इस साल लॉस आने का क्या रीज़न है। क्या हमारे खर्चे ज़्यादा हो गए हैं, या फिर जो महंगाई आ गई है, या फिर हमारे प्रोडक्ट की वेस्टेज गई है, यानी कि हमारा जो मटेरियल होता है, रॉ मटेरियल जो होता है उसकी वेस्टेज चली गई है। क्या रीज़न रहा है नेट लॉस का? तो रीज़न उसको अच्छे तरीके से पता चल जाते हैं अगर सिस्टमेटिक रिकॉर्ड रखा जाता है एक बिजनेसमैन द्वारा। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट आता है टू असरटेन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। अब एक बिजनेसमैन को फाइनेंशियल पोजीशन पता चल जाती है। फाइनेंशियल पोजीशन जो पता चलती है ना बच्चों, वो चलती है बैलेंस शीट से। अब देखो अपन जानते हैं कि जो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमने बनाया था, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमें क्या पता चलता है कि नेट प्रॉफिट कितना है, यानी कि हमारी जो कंपनी है वो प्रॉफिटेबिलिटी में है या नहीं है। लेकिन जो बैलेंस शीट होती है ना बच्चों, बैलेंस शीट से हमें क्या पता चल जाता है फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। तो फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए क्या करना पड़ता है, अपने को बैलेंस शीट बनानी पड़ती है। फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब क्या होता है, अपन जानते हैं कि बैलेंस शीट में ना दो साइड होती है, एक होती है लायबिलिटी साइड, एक होती है असेट साइड। अब फाइनेंशियल पोजीशन में पता चल जाता है कि हमारी लायबिलिटी कितनी है और हमारी असेट्स कितनी है, तो उसके बेस पे फाइनेंशियल पोजीशन क्या है इस साल हमारी, तो वो पता चल जाती है एक बिजनेसमैन को।
फॉर ए बिजनेसमैन मेयरली सर्टेन प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस इज़ नॉट सफिशेंट। कहते हैं कि सिर्फ बिजनेसमैन के लिए प्रॉफिट या लॉस जानना ही काफ़ी नहीं होता। द बिजनेसमैन मस्ट ऑल्सो नो द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द बिजनेस। तो बिजनेसमैन को ना अपने बिजनेस की फाइनेंशियल हेल्थ भी जाननी पड़ती है। फॉर दिस पर्पज़ आफ्टर प्रिपेयरिंग द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ए स्टेटमेंट कॉल्ड बैलेंस शीट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के बाद एक उसको स्टेटमेंट बनानी पड़ती है, इसको क्या बोलते हैं, बैलेंस शीट बोलते हैं। शोज द असेट एंड देयर वैल्यूज़ ऑन द वन हैंड एंड द लाइबिलिटी एंड कैपिटल ऑन द अदर हैंड। एक साइड तो उसकी असेट्स आ जाती है, दूसरी साइड उसकी कैपिटल और लाइबिलिटी आती है। देखो बच्चों, जब हम नेक्स्ट बनाएंगे ना बैलेंस शीट का प्रोफॉर्मा जब बनाएंगे, तो जब हम बैलेंस शीट बनाई जाती है, बैलेंस शीट में दो साइड होते हैं। एक साइड तो हम असेट्स दिखाते होते हैं, एक साइड पे हमारी कैपिटल आ जाती है और लोन मतलब लाइबिलिटी जो आती है वो आती है। लाइबिलिटी में सारे आते हैं, लोन वगैरह डिबेंचर्स वगैरह सभी आ जाएंगे। यानी कहाँ कहाँ से एक बिजनेसमैन उधार उठाता है पैसा। यानी कि बैलेंस शीट बनाने से पता चल जाता है बिजनेसमैन को कि उसकी असेट्स कितनी बनती हैं और उसकी कैपिटल कितनी है और उसकी लाइबिलिटी कितनी है। तो इससे उसको फाइनेंशियल पोजीशन है जो पता चल जाएगी। कहते हैं कि बैलेंस शीट क्या होती है, कि एक्चुअल स्क्रीन पिक्चर होती है, फाइनेंशियल पोजीशन को बताया जाता है, जिसमें कहता है एट ए ग्लैंस। कहता है अगर हम एक ही नज़र में देखें तो बैलेंस शीट से क्या पता चल जाता है बच्चों। कहते हैं कि हाउ मच द बिजनेस हैज़ टू रिकवर फ्रॉम डेटर। कहते हैं कि जो डेटर्स होती हैं, डेटर कौन होते हैं, वो पर्सन होते हैं जिन्होंने फर्म को कंपनी को पैसा देना होता है। जो पर्सन कंपनी को पैसा देते हैं उसको डेटर बोलते हैं। मैं अब एग्जांपल देती हूँ। मान लो कंपनी ने प्रोडक्ट को सेल किया है, जब सेल किया वो उधार पे किया है। उधार पे जब करते हैं आप तो कंपनी के लिए क्या बन गए, वो डेटर बन गए हैं, क्योंकि अभी पैसा नहीं मिला कंपनी को। तो कैसे वो डेटर्स को रिकवर करें, तो पता चल जाता है हाउ मच द बिजनेस हैज़ टू रिकवर फ्रॉम डेटर, कि डेटर से कैसे रिकवर करें। क्योंकि आप जानते हैं बच्चों कि जो डेटर्स होते हैं अपन उनके ऊपर प्रोविज़न बना के चलेंगे। अगर मान लो 100 डेटर्स है, उसमें अपन मान लेते हैं कि 5% या 10% डेटर्स तो ऐसे आएंगे जो डूब जाएंगे। मतलब कि हमें 5 या 10% लोगों से पैसा ना मिलने की उम्मीद होती है। कि ज़रूरी नहीं होता कि 100 के 100 लोगों को अगर उधार दिए तो 100 के 100 ही हमें पूरा पैसा दे जाएंगे। उनमें से 1-2% तो ऐसे पक्का होती हैं जो हमारा पैसा लौटाते नहीं हैं। ऐसे हमें पता चल जाता है। नेक्स्ट में हाउ मच द बिजनेस हैज़ टू पे टू क्रेडिटर्स। अब अगर मान लो कंपनी ने उधार पे माल खरीदा है, रॉ मटेरियल खरीदा है, तो जब कंपनी उधार पे रॉ मटेरियल खरीद के लेके आती है तो कंपनी के लिए क्या बन जाते हैं, क्रेडिटर्स क्रिएट हो जाते हैं। कंपनी के लिए लायबिलिटी क्रिएट हो जाती है, क्योंकि कंपनी को उसका पैसा लौटाना पड़ेगा बाद में। जब वो प्रोडक्ट को बेच के पैसा कमाएगी तो उसी पैसे से पेमेंट कर देती है अपने क्रेडिटर्स की। तो कहते हैं हाउ मच द बिजनेस हैज़ टू पे टू क्रेडिटर, कि कैसे देगी वो अपने क्रेडिटर्स को पैसा। हाउ मच द बिजनेस हैज़ इन द फॉर्म, क्या फॉर्म है उसकी, कैश इन हैंड, उसके हाथ में कितना पैसा है, कैश बैंक के अंदर कितना पैसा है, क्लोजिंग स्टॉक कितना पड़ा उसका लास्ट में, फिक्स्ड असेट्स कितने। तो सारी चीज़ें हमें कहाँ से पता चलती हैं बच्चों, बैलेंस शीट से पता चल जाती हैं कि फाइनेंशियल पोजीशन है क्या। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट आता है टू असरटेन द प्रोग्रेस ऑफ द बिजनेस फ्रॉम ईयर टू ईयर। हर साल बिजनेस की प्रोग्रेस का पता चल जाता है। देखो ये जो अकाउंट्स बनाए जाते हैं ये एवरी ईयर बनाए जाते हैं बच्चों। तो जो हम हर साल अकाउंट्स बनाते हैं तो हर साल के हमें रिजल्ट्स भी डिपिक्ट किए जाते हैं कि प्रॉफिट्स कितने आ रहे हैं, किस पोजीशन में हमारा बिजनेस चल रहा है। अगर प्रॉफिट हमारे कंटिन्यू बढ़ते जा रहे हैं तो हमें पता चल जाएगा कि प्रोग्रेस है बिजनेस की, अच्छी प्रोग्रेस में चल रहे हैं। अगर प्रॉफिट्स हमारे कम आ रहे हैं, कभी बढ़ रहे हैं कभी कम आ रहे हैं, तो रीज़न क्या, उसके रीज़न भी पता चल जाएंगे ताकि नेक्स्ट टाइम पे प्रोग्रेस की जा सके। नेक्स्ट आता है टू प्रिवेंट एंड डिटेक्ट एरर्स एंड फ्रॉड्स। अब देखो कुछ भी एरर्स या फ्रॉड्स होते हैं वो किस वजह से होते हैं, अगर हम रिकॉर्ड नहीं रख पाते। अगर बच्चों हम सिस्टमेटिक तरीके से रिकॉर्ड रखेंगे तो कोई भी एरर, गलती होने के चांस नहीं होते हैं, कोई भी फ्रॉड नहीं कर पाता। क्योंकि अगर कोई फ्रॉड करेगा तो हमारे पास एविडेंस होते हैं, क्योंकि हमने सबसे पहले क्या किया है, हमने रिटन में लिखा ना, सभी सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स प्रिपेयर किए हैं। तो जब हमारे पास हर एक ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड होगा तो यहाँ पे एरर या फ्रॉड के कोई चांस नहीं होते हैं। नेक्स्ट आता है टू प्रोवाइडेड इंफॉर्मेशन टू वेरियस पार्टीज़। जितनी भी पार्टीज़ होती हैं उनको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। अनदर मेन ऑब्जेक्ट ऑफ अकाउंटिंग इज़ टू कम्युनिकेट द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू वेरियस इंटरेस्टेड पार्टी। जैसे ऑनर हो गया, ऑनर को जानना ज़रूरी होता है कि बिजनेस के रिजल्ट्स क्या है, क्योंकि ऑनर है वो मालिक है वो कंपनी का, तो उसको पता होना चाहिए कि मेरी कंपनी किस पोजीशन में है। इन्वेस्टर्स होते हैं, इन्वेस्टर्स को भी पता होना चाहिए कि कंपनी की पोजीशन क्या है, क्योंकि उनका पैसा लगा होता है, उन्होंने इन्वेस्ट किया होता है कंपनी के अंदर। अगर उन्हें लग रहा है कि कंपनी अच्छी चल रही है, अच्छी प्रोग्रेस में है, तो उनको कोई खतरा नहीं होगा जिन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया कि हमारा पैसा डूब सकते हैं। अगर कंपनी लॉस में जा रही है तो वो हो सकता है ना बाद में अपने पैसे को विड्रॉ करके ले जाए, निकाल लें अपना पैसा जो उन्होंने कंपनी में लगाया है।
क्रेडिटर्स होते हैं, क्रेडिटर्स वो पार्टीज होती हैं जिनको कंपनी ने पैसा देना होता है, लायबिलिटी होती है कंपनी की जो क्रेडिटर्स होते हैं। तो क्रेडिटर्स को भी पता होना ज़रूरी होता है कि कंपनी की पोजीशन क्या है, कि अगर कंपनी की पोजीशन अच्छी होगी तो क्रेडिटर्स को पता चल जाएगा कि कंपनी मेरे पैसे को लौटा सकती है। बैंक्स होती हैं, जो बैंक्स को पता होना ज़रूरी होता है कि कंपनी की पोजीशन क्या होती है। तो अगर बैंक से उधार लेती है कंपनी, लोन वगैरह लेती है, उधारा पैसा उठाती है, तो अगर बैंक को पोजीशन पता होगी कंपनी की तो ईज़िली उसको लोन वगैरह उधार पे दे सकती है पैसा। एम्प्लॉय को जानना ज़रूरी होता है क्योंकि वो काम करते हैं कंपनी के अंदर, तो उनको पता होना चाहिए कि कंपनी की पोजीशन क्या है, उनको उसी बेस पे फिर सैलरी वगैरह की वो डिमांड करते हैं। एंड गवर्नमेंट अथॉरिटी, अब देखो बच्चों, गवर्नमेंट को जानना क्यों ज़रूरी होता है कि हमारी कंपनी की पोजीशन क्या है, क्योंकि गवर्नमेंट को क्या चाहिए, टैक्स चाहिए होता है। तो गवर्नमेंट को टैक्स लेना होता है, तो इसीलिए उसको भी कम्युनिकेट करना पड़ता है कि हमारे कंपनी की पोजीशन है क्या। ये कहाँ से पता चलती है हमारे को, अगर हमारे रिकॉर्ड्स अच्छे तरीके सिस्टमेटिक तरीके से होंगे, अगर हर एक अकाउंट प्रॉपर तरीके से बनाया जाएगा। द इंफॉर्मेशन हेल्प देम इन टेकिंग साउंड एंड जुडिशियस डिसीजन अबाउट द बिजनेस एंटिटी। तो अगर इन पार्टीज़ को कम्युनिकेट किया जाता है, इंफॉर्मेशन दी जाती है, चाहे वो ऑनर हो, इन्वेस्टर, क्रेडिटर्स, बैंक्स, एम्प्लॉय और गवर्नमेंट, तो उनको ये इंफॉर्मेशन मिलने से वो अच्छे तरीके से डिसीजन ले पाएंगे बिजनेस एंटिटी के रिगार्डिंग। तो ये बच्चों ऑब्जेक्टिव्स थे कि ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, तो मैंने आपको ये ऑब्जेक्टिव करवाए, हर एक ऑब्जेक्ट का मीनिंग बताया। आई होप कि आपको ये ऑब्जेक्ट अच्छे लगे होंगे, पसंद आए होंगे, आपको ये समझ में आ गए होंगे, क्योंकि मैंने आपको डिटेल में बताई है हर एक ट्रांजेक्शन्स। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं फंक्शन। ये बच्चों मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी फंक्शंस क्या होते हैं अकाउंटिंग के। तो अगर आपको मेरी डिटेल्ड वीडियो और जाननी है तो आप मेरे चैनल अमनदीप क्लासेस को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।